हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डेंगू फीवर पर। हर साल कई लोग डेंगू फीवर से परेशान होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम डेंगू में क्या करें। पैनिक हो जाता है, तुरंत अपने वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर क्या है, क्या उसके प्रेजेंटेशन हैं, कैसे उसको हम लोग डायग्नोज करते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है और क्या उसका बचाव है। मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर एएमएमसी हॉस्पिटल कानपुर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू फीवर एक वायरल इलनेस है जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की बाइट से होता है और ये मॉस्किटो ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग में या फिर बिफोर सनसेट, ये दो टाइम में बाइट करता है जिससे कि हमारा डेंगू फीवर स्प्रेड करता है। जब भी कोई मॉस्किटो डेंगू पेशेंट के ब्लड को सक करता है, वही मॉस्किटो जब दूसरे किसी नॉर्मल इंडिविजुअल पे जाके बाइट करता है, उसके थ्रू वो डेंगू फीवर को स्प्रेड करता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ज़्यादातर यंग बच्चे, एल्डरली पेशेंट्स, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स या फिर जिनको कोई दूसरी कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स हो, लाइक डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या फिर कोई कैंसर के पेशेंट्स हो, ऐसे में डेंगू फीवर ज़्यादा सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट करता है। डेंगू फीवर के प्रेजेंटेशन मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला, एसिम्प्टोमेटिक। कई बार पेशेंट को डेंगू होता है लेकिन उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं तो वो अननोटिस चला जाता है। दूसरा होता है माइल्ड फिब्राइल इलनेस। कई बार पेशेंट्स को डेंगू होता है और हल्का फुल्का बुखार आना, बदन दर्द होना, थोड़ा सा प्लेटलेट कम हो जाना, 60-70 हज़ार पे आ जाना और थोड़ा सा फैटीग होना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक कर देते हैं। कोई हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पेशेंट को कहते हैं पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन डेंगू का होता है क्लासिक डेंगू फीवर। इसमें पेशेंट को सडन हाई ग्रेड फीवर आता है, उसके साथ जॉइंट्स पेन, सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और स्पेशली स्किन रैश। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स किसी पेशेंट में दिखें तो डेंगू सस्पेक्ट करना चाहिए। और ये ज़्यादातर इसके 3 फेज होते हैं। पहला फिब्राइल फेज, दूसरा क्रिटिकल फेज, तीसरा रिकवरी फेज। टोटल डेंगू इलनेस को कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं पूरा प्रॉपर रिकवर करने में। चौथा प्रेजेंटेशन डेंगू का होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें भी पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस मतलब कई बार पेशेंट्स को गम ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग या फिर स्किन में कोई रैशेज, पेटिकी, एक्कीमोसिस या रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसको हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। और कई बार ऐसे पेशेंट्स को प्लाज्मा लीक होने के कारण से पूरी बॉडी में स्वेलिंग, आंतों में पानी भर जाता है, एसाइटिस, और लंग्स में जो स्पेस होती है वहाँ पर फ्लूइड भर जाता है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो ऐसे में प्लाज्मा लीक के कारण से कई बार बॉडी में स्वेलिंग आती है, एसाइटिस आता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है और ऐसे पेशेंट्स को कई बार ऑर्गन इम्पेयरमेंट लाइक रेस्पिरेटरी फेल्योर, किडनी फेल्योर और हार्ट फेल्योर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लास्ट प्रेजेंटेशन जो डेंगू का होता है वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू के होते हैं। जो पेशेंट जिनको क्लासिक डेंगू फीवर होता है, कई बार अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, टाइम से ट्रीटमेंट ना हो तो वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में लैंड करते हैं। ऐसे में पेशेंट्स की जब हम लोग देखते हैं, पेशेंट की स्किन कोल्ड, क्लेमी स्किन, पल्स उसकी बहुत फीबल होती है, टेकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट उसका 120 से ऊपर जा रहा होता है, हाइपोटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर उसका 90/60 होता है और ऐसे पेशेंट्स कई बार ऑल्टर्ड सेंसोरियम में आते हैं और ऑर्गन इम्पेयरमेंट भी होता है। तो ये 5 तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं हमारे डेंगू फीवर में और देखा गया है कि 50 to 60% जो पेशेंट्स होते हैं उनको माइल्ड इलनेस होती है और 30 to 40% पेशेंट्स होते हैं जिनको हमारा क्लासिक डेंगू फीवर होता है और लेस देन 5 to 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डेंगू हेमरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे फीचर्स होते हैं। तो कभी भी हम लोग को जब डेंगू का पेशेंट आता है तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि 70 to 80% पेशेंट्स हमारे नॉर्मल ट्रीटमेंट से
और बिना हॉस्पिटलाइज के भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स उसको हाई ग्रेड फीवर हैं या एब्डोमिनल फुलनेस है या वॉमिटिंग है या कुछ भी खाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं। अब आई बात डेंगू को हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्लिनिकल, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री और दूसरा एग्जामिनेशन। हिस्ट्री हम लोग पेशेंट से पूछते हैं, फीवर था तो कैसा था, कोई स्किन रैश तो नहीं है, कोई जॉइंट्स पेन या हेडेक ऐसा तो नहीं है, एब्डोमिनल फुलनेस या वॉमिटिंग तो नहीं है। ये सब तो हम लोग कंप्लेंट्स पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। और जब पेशेंट्स हम लोग एग्जामिन करते हैं तो हम लोग स्पेशली देखते हैं कोई स्किन रैश उसकी बॉडी में है तो नहीं, या फिर कोई गम ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, कोई हेमरेजिक सिम्टम्स तो नहीं है। और जो उसके बाद हम लोग करते हैं इसका लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है NS1 एंटीजन टेस्ट। ये जो एंटीजन टेस्ट होता है NS1, ये जब डेंगू का पेशेंट होता है उसको 1 से 2 दिन के अंदर जब बुखार आता है तो 1 से 2 दिन के अंदर ही इसका लेवल इंक्रीज करता है। और ये मोस्ट स्पेसिफिक और डायग्नोस्टिक है डेंगू फीवर को अर्ली डायग्नोसिस के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है IgM एंटीबॉडी टेस्ट। ये 4 to 5 डेज ऑफ डेंगू फीवर के बाद राइज करता है। और तीसरा होता है IgG एंटीबॉडी, वो हमारा क्रॉनिक डेंगू के बारे में बताता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट दो होते हैं, एक हमारा NS1 एंटीजन टेस्ट, दूसरा होता है IgM एंटीबॉडी टेस्ट। और कई सपोर्टिव टेस्ट होते हैं, हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उसमें प्लेटलेट काउंट्स, हेमाटोक्रिट काउंट, ये सब देखते रहते हैं, पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करते रहते हैं। और उसके साथ हमारे अदर सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, लिवर एंजाइम्स देखते हैं, और इमेजिंग टेक्निक्स लाइक चेस्ट एक्सरे देखते हैं कोई फ्यूजन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड देखते हैं कोई एसाइटिस तो नहीं है, अदर सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो NS1 एंटीजन और दूसरा IgM एंटीबॉडी टू डायग्नोज डेंगू फीवर। एक बार हमने डायग्नोज कर लिया, उसका ट्रीटमेंट क्या। जैसा कि मैंने बताया है कि 50 to 60% जो पेशेंट्स होते हैं उनको माइल्ड प्रॉब्लम होती है, और ऐसे में अगर हम लोग पेशेंट्स को सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक केयर करें तो हमारे ये पेशेंट्स नॉर्मल घर पे ही ठीक हो सकते हैं। क्या हमारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को पानी बहुत ज़्यादा पीना, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट को रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है पेन के लिए, फीवर के लिए, सिर्फ पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल सेफेस्ट ड्रग है। अगर हमारा फीवर है, बॉडी एक है, सब उसी से कंट्रोल होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंट को बताना पड़ेगा, आपको 5 से 7 दिन 10 दिन लगेंगे, आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपके कोई भी किसी और कहीं प्रॉब्लम है, स्किन में कोई रैशेज है या वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल फुलनेस है, तो आप तुरंत दिखाइए, नहीं तो आप थोड़ा रेस्ट करिए, पानी ज़्यादा पीजिए और सिर्फ पैरासीटामोल से अपना काम करिए। इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग को जो एक्स्ट्रा ड्रग्स हैं लाइक एस्पिरिन है, एनसेड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे जो माइल्ड इलनेस वाले डेंगू के पेशेंट्स। जिनको सीवियर डेंगू प्रॉब्लम है, सीवियर डेंगू क्लासिकल डेंगू फीवर है और डेंगू हेमरेजिक फीवर है या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करना ही करना है, टाइमली ट्रीटमेंट करना है, इंजेक्टेबल थेरेपी में रहना है, IV फ्लूइड्स देने हैं। और IV फ्लूइड्स हम लोग देते हैं, उसको बैलेंस बनाना है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड देने से फ्लूइड ओवरलोड में जा सकता है, कम फ्लूइड देने से पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो फ्लूइड बैलेंस करना है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, जिसको भी देखो डेंगू हो गया तो प्लेटलेट लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट लगाने का जो मेन इंडिकेशन है, अगर आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है और उसके साथ आपको कोई भी हेमरेजिक सिम्टम्स हैं, नेजल ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, स्किन में रेड स्पॉट्स हैं या फिर GI ब्लीड है, ऐसे कोई हेमरेजिक सिम्टम्स हो, प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो, पेशेंट सिक हो, तो जरूर से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करो। लेकिन अगर सिर्फ प्लेटलेट काउंट 20 से कम है और कोई हेमरेजिक सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल सिक नहीं है, तो हम लोग को वेट करना चाहिए। कई बार ये सब चीज़ें अपने आप से बॉडी रिकवर कर लेती है, बट वी हैव टू मैनेज पेशेंट, बहुत सिम्टोमेटिक, सपोर्टिव, ये सब मैनेज करना। पेशेंट कई बार होता है ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हाइपोटेंसिव है, तो हम लोग को वेसोप्रेसर्स भी देने पड़ते हैं, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी करने पड़ते हैं, बाकी सपोर्टिव केयर करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा डेंगू पेशेंट्स के जो कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर डेंगू पेशेंट्स का ट्रीटमेंट के लिए।
अब आई बात इसका प्रिवेंशन। डेंगू के लिए वैक्सीन्स हैं, लेकिन वो अप्रूव्ड हैं यूएस में और दूसरी कंट्रीज में। इंडिया में अभी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन डेंगू के लिए नहीं है। अब इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है कि डेंगू जो स्प्रेड होता है मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है। तो अगर हम लोग मॉस्किटो बाइट से बच सकें तो उससे अच्छा कोई प्रिवेंशन नहीं है। मॉस्किटो बाइट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग? मॉस्किटो जब ब्रीडिंग टाइम होता है मॉस्किटो का आफ्टर रेनी सीजन, तो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, उसको हम लोग बहा दें। दूसरी चीज, अगर पानी इकट्ठा है उसमें इंसेक्टिसाइड्स डलवा दें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग अपने आप को बचाएं। घर पे अपने से बेड में नेट्स आते हैं वो लगा लें, कॉइल्स लगा लें, अपने फुल प्रॉपर क्लोथिंग्स पहने और अपना मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग मॉस्किटो बाइट से बचना जरूरी है। तो अगर हमने मॉस्किटो बाइट से बचा तो हमारा डेंगू का ट्रांसमिशन नील के बराबर हो जाता है। कोई भी किसी पेशेंट को डेंगू है तो उसको टच करने से, उसके साथ बैठने से डेंगू नहीं होगा, लेकिन अगर उस रूम में मॉस्किटो है वो जरूर स्प्रेड कर सकता है। तो ये सब था हमारा डेंगू के बारे में। डेंगू को हम अगर समराइज करें तो डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि हमारा एक मॉस्किटो एडिस इजिप्टी के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और 50 to 60% डेंगू के जो होते हैं माइल्ड केसेस होते हैं, जिनको हम लोग सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, सिर्फ पानी ज़्यादा पीने से, रेस्ट करने से और पैरासीटामोल से ही कंट्रोल या क्योर कर सकते हैं। और बाकी जो सीवियर डेंगू के पेशेंट्स हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, इनको हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट देनी चाहिए ताकि हमारी मोर्टेलिटी कम से कम हो। थैंक यू।